IBN 7 हौसला है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जिस चीज का बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आ ही गई है। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये फैसला ले लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की मांग काफी समय से उठ रही थी और फिलहाल उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा, साथ ही मदन मोहन मालवीय को भी। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ लेकिन आपको यह भी जानकारी इस बीच दे दें कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता विक्रांत यादव। विक्रांत, बड़े ही लंबे समय से मांग हो रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाए, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरफ से एक तरह से घोषणा हो गई है, क्योंकि ट्विटर पे भी उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जा रहा है और इसकी घोषणा एक तरह से आधिकारिक घोषणा इसे माना जा सकता है। और लंबे समय से बिल्कुल ये मांग चल रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाए। ना सिर्फ उनकी पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, बल्कि उनके विरोधी भी कई बार ये मांग कर चुके थे और एक तरह से ये माना जा रहा था कि सरकार इस बार उनके जन्मदिन से पहले ये करेगी। तो कल उनका जन्मदिन, उससे ठीक एक दिन पहले ये घोषणा कर दी गई है। जी बिल्कुल विक्रांत, अब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरुण भी जुड़ चुके हैं। अरुण, इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर के बाहर मौजूद है। अरुण, औपचारिक ऐलान कर दिया गया है कि, मान लीजिए कि औपचारिक ऐलान ये कर दिया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से अब नवाजा जाएगा। क्या उनके घर के बाहर अब बीजेपी के कार्यकर्ता आने लगे हैं? देखिए, अभी अभी घोषणा हुई है तो निश्चित रूप से अब से कुछ देर बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, वह यहाँ पर आएंगे और जितने भी पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी यहाँ आना शुरू होंगे। अभी हम उनके घर का नजारा आपको दिखाना चाहते हैं। 6 जो कृष्ण मेनन मार्ग में 6A उनका बंगला है, वहां पर फिलहाल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अब जो है और ज्यादा पुख्ता किए जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं उनका आना शुरू होगा। तो इस घोषणा के बाद जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके जो लाखों समर्थक रहे हैं और जो लोग कायल रहे हैं उनकी राजनीति के, अगर आप बात करिए, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, इस बाबत जिस किसी से भी हम लोगों ने सवाल किए हैं, कोई ऐसा नहीं था कि जिसने कहा हो कि वाजपेयी जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। बल्कि कई लोग ऐसे हैं, खुद आडवाणी ऐसे हैं, जिनका ये कहना था कि बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाज देना चाहिए था, उनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का वो दे देना चाहिए था। वो इसलिए भी क्योंकि सियासत के अजात शत्रु कहे जाते हैं वाजपेयी जी से कोई खुश हो ना हो, लेकिन नाराज कोई नहीं होता है उनसे, और यही उनके सियासत की कला थी और वही उनकी सियासत, यही उनका सियासी कौशल था, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि आजाद भारत के इतिहास में किस तरह से लगभग 2 दर्जन पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन युग की शुरुआत की और लोग कहते थे कि गठबंधन युग खत्म हो गया है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन युग शुरू किया था। तमाम पार्टियों को, क्षेत्रीय छत्रपों को जोड़कर देश में सरकार बनाई थी, जिसके मुखिया बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। कहा यह भी जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो जो 2 महत्वपूर्ण समस्याएं देश की हैं, एक कश्मीर समस्या है और दूसरी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद था, दोनों को एक तरह से उन्होंने एक नतीजे पर वो पहुंच गए थे और एक तरह से कंसेंसस बनाने की उन्होंने कोशिश की। हम्बल इंसान, रेडिवेटेड इंसान, बहुत ही ज़हीन, और उनको जो ये नोबेल प्राइज मिल रहा है, उनको जो ये भारत रत्न मिल रहा है, ये वो डिजर्व करते हैं और अब मिल रहा है। वाजपेयी जी जो लखनऊ के सांसद भी रहे हैं, लखनऊ से काफी उनका गहरा रिश्ता भी रहा है, आप लोगों से भी मिलते जुलते रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे, आप किस तरीके से देखते हैं वाजपेयी जी की पर्सनालिटी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक नादिर और नायाब इंसान हैं, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत ही हाजिर जवाब हैं, रेडिवेटेड हैं, ज़बान के बहुत अच्छे हैं, दिमाग के बहुत अच्छे हैं, शायर हैं, कवि हैं, और यहाँ लखनऊ में तो उनका काफ़ी रहना हुआ। और जो भी बुज़ुर्ग शख्सियात थीं, शायर थे, कवि थे, उनकी बड़ी इज्जत करते रहे,
और आखिर वक्त तक वो इज्जत करते रहे और लोग उनसे चाहते थे, ख्वाहिश होती थी कि मिलें। वो बहुत ही हम्बल थे और जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, एक ज़बरदस्त ओरेटर, एक स्पीकर, और अगर उनके ऊपर कोई तंज होता था, जैसे अभी मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, उसमें उनके पुराने यादें दिखाई जा रही थीं। किसी शख्स ने उनसे पूछा कि आप किस दल में हैं और आप किस दल में रहे, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं किसी दलदल में नहीं हूं, दलदल से मैं अपना कमल खिलाता हूं। तो ये एक इतना खूबसूरत जवाब था कि इसको तसव्वुर करना भी बहुत मुश्किल है, जो कि हाजिर जवाबी के साथ दिया जाए। इन्होंने यूएनओ में जो एक अपनी हिंदी में स्पीच दी थी, वो एक लैंडमार्क हो गई। पाकिस्तान से जो इन्होंने एक दोस्ताना ताल्लुकात की कोशिश की, जो इन्होंने एक बस चलाई, जो इन्होंने एक ट्रेन चलाई, वो भी एक ऐसी चीज़ें थीं कि दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बनाने के लिए बहुत अच्छी थीं। हम लोगों से जब मिलते थे तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। मुझे तो वो वाक़या याद आता है कि जो यहाँ पर एक तस्वीर लगी है, मुझसे गले मिल रहे हैं। ईद का मौका था, ईद का तीसरा दिन था और लखनऊ के बोटानिकल गार्डन्स में ईद मिलन फंक्शन रखा गया था। क्योंकि इनके घुटनों में तकलीफ रहती थी, तो ये एक सोफे पर बैठे हुए थे, लोग आ रहे थे और ये बैठ के उनसे हाथ मिला रहे थे। जब मुझसे उन्होंने हाथ मिलाया तो मैंने बहुत ही एक दोस्ताना अंदाज में, बहुत धीरे से मुस्कुरा के उनसे एक सवाल किया कि ईद हाथ मिला के मिलेंगे या गले मिल के? तो पहले तो उन्होंने कुछ शक्ल देखी, उसके बाद मेरे सवाल की गहराई को जब महसूस किया तो उन घुटनों की इतनी तकलीफ के बावजूद वो खड़े हुए और बहुत ही गर्मजोशी के साथ ईद मिली, गले मिले और मुझे इतना उनके ऊपर दुलार आया कि मैंने 4-6 प्यार चटाचट उनके कर लिए। और ये जो तस्वीर में एक्सप्रेशंस आप देख रही हैं, ये वो मोहब्बत के एक्सप्रेशंस हैं जो कि इंसान और इंसान के दरमियान होना चाहिए और जो दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरह के लोग हमारे फील्ड में हों तो उनको भारत रत्न मिले, और इनको जो मिल रहा है ये उसको डिज़र्व करते हैं। इनको पहले ही मिलना चाहिए था। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको दिया गया उससे ज़्यादा डिज़र्विंग ये थे, लेकिन अब मिल रहा है तो हमें और सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। और हम लोग उनकी सेहत की दुआ करते हैं, उनकी तवील उम्र की दुआ करते हैं और चाहते हैं कि लोग आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे सबक लें और सीखें कि पार्लियामेंट में और अपनी ज़िंदगी में इंसान को कैसे रहना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन है तो उसको कितना सख्त भी होना चाहिए और कितना नर्म भी होना चाहिए। इंसानियत का जज्बा हमेशा होना चाहिए, और अगर इंसान में इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वह हुकूमत नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत खुशी है कि भारत रत्न से अटल बिहारी वाजपेयी साहब नवाजे जा रहे हैं। लखनऊ और वाजपेयी जी के रिलेशन को तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से ये देखिए, ये ट्वीट है जिसमें कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न का ऐलान करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता मौजूद है, लेकिन इस बीच ये भी कहना बहुत जरूरी है कि दुनिया में कम ही ऐसे लोग होंगे जिनके काम से उनके पेशे की शोहरत बढ़ती थी, और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में वो कमल है जिनके नाम के साथ इस शोहरत को जोड़ने पर शायद ही किसी को ऐतराज होगा। रुख करते हैं विक्रांत यादव का। विक्रांत, औपचारिक ऐलान हो चुका है, अब अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया जाएगा भारत रत्न, उनसे नवाजा जाएगा। लेकिन ये बताइए कि ये खुशखबरी उनको कैसे मिलेगी? क्या प्रधानमंत्री खुद उनके घर तक जाएंगे ये बोलने? देखिए, अभी तक जो हमें सूचना है वो यही है कि प्रधानमंत्री उनसे आज मिलेंगे और कल उनका जन्मदिन है, उससे पहले मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही वो बनारस जाएंगे। कल उनका बनारस जाने का कार्यक्रम है। तो एक तरह से और उनके जन्मदिन के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा पहले ही दिया हुआ है। उस दिन को वो गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरे देश भर में
भी केंद्र सरकार मनाने जा रही है। सभी मंत्रालयों को कहा गया है कि वो इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाएं। तो एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरुआत की थी बीजेपी के लिए एक बड़े उद्देश्य की, और बीजेपी को एक आदर्श उसी को मान करके सरकार आगे चल रही है, और उनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना करके एक बड़ा संदेश देश के लोगों को भी देना चाहती है। और निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत है जिनको लेकर के लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। न सिर्फ उनके अपनी पार्टी और संगठन से जुड़े हुए लोग, बल्कि उनके विरोधी भी अक्सर ये कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी इस पुरस्कार के सबसे उपयुक्त आदमी हैं, और उनको देने में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यूपीए सरकार ने उनको ये सम्मान ना दे करके एक गलती की थी। इसका कई बार उनके जो यूपीए के सहयोगी थे वो लोग भी इस बात को उठा चुके थे कि एक बड़ी चूक उनकी तरफ से की गई। अगर हम पिछले दिनों का उमर अब्दुल्ला का ट्वीट याद करें तो उन्होंने उसमें साफ कहा था कि यूपीए ने उन्हें ये सम्मान ना दे करके एक भूल की थी। तो एक तो ये उनका जो राजनीति में जो स्थान था कि उनके विरोधी भी अक्सर उनके कायल थे, और उनकी जिस तरीके की राजनीति थी, जैसा अरुण ने बताया कि गठबंधन की राजनीति इतनी पार्टियों को साथ लेकर चलना और उन सबको एक साथ लेकर के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना एक बड़ी बात थी उस दौर में। और आज उसका एक बड़ी खबर आई है, ना सिर्फ वाजपेयी बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठन, बल्कि देश में करोड़ों उनके प्रशंसक हैं जो उनकी भाषण शैली, उनकी कविता शैली, इन सब चीजों को लेकर के उनके एक बड़े प्रशंसक वर्ग है, और लंबे समय से इस समय का वो इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरुण भी मौजूद है अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर के बाहर से। अरुण, सिर्फ दोस्त ही नहीं विरोधियों को भी साथ लेकर चलते थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी को ये जानकारी मिल चुकी है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात की जानकारी दी जा चुकी है। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब बहुत सारी वजहें उसकी हैं और बहुत सारी मेडिकल जो चीजें हैं जो वश में नहीं है किसी के। इस वजह से कई बार वो लोगों को पहचानते भी नहीं हैं, कई बार लोगों को पहचान भी लेते हैं। तो आज उनको इस जानकारी को दे दिया गया है। अभी एसपीजी के लोगों से हमने पूछा क्या इस बाबत जानकारी दी गई है उनका, और हम लोगों से भी उनका एक अच्छे रिलेशनशिप और अच्छा कनेक्ट हमेशा रहा है। इस वजह से हम ये समझते हैं कि अगर उनको ये भारत रत्न दिया जाता है तो इससे लखनऊ वाले भी जो है अपने आप को स्पेशल महसूस करेंगे। आपको लगता है कितना जरूरत है वाजपेयी जी जैसे लोगों की, क्योंकि आप लोग तो काफी क्लोज मिले, बहुत ऐसे मौके मिले होंगे जब आप लोग उनको मिलते होंगे, किस तरीके से देखते थे वो? आप लोग क्या मुलाकात, कुछ ऐसा वाकया जो कभी आपको याद होगी जब आप कभी उनसे मिले होंगे? यानी यकीनी तौर पर वाजपेयी साहब ने अपने आखिरी टेन्योर में यहाँ पे एक ईद मिलन बोटानिकल गार्डन में किया था, और उसमें उन्होंने सभी को इनवाइट किया था। बड़ी तादाद में उसमें मुसलमान शरीक हुए थे। उस वक़्त हमारे वालिद मरहूम जिंदा थे, वो भी उसमें तशरीफ़ ले गए थे, उनको उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था। हम लोग भी वालिद साहब के साथ गए थे, और उस मौके पे सबने साथ में बैठ कर के सिवैयाँ खाई थी। और लखनऊ की खासकर जो पुरानी गंगा जमनी तहजीब है उसका जीता जागता किसी को अगर मुझे देखना हो तो वो उस वक्त की क्लिपिंग देख सकता है। और उस वक्त भी वाजपेयी साहब ने लखनऊ की जो अदब व तहजीब है, लखनऊ का जो एक अहम अपना मुकाम है, उस पर तफसील से गुफ्तगू हुई थी। और वो गुफ्तगू आज तक हम लोगों को याद है कि जिससे हमें भी उनकी बातें सुन करके बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ था कि कोई बीजेपी के लीडर मुसलमानों के सिलसिले में और उर्दू अदब और तहजीब के। रमन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन जी, अटल बिहारी वाजपेयी को आखिरकार भारत रत्न देने का औपचारिक ऐलान किया जा चुका है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? भारत के 121 करोड़ लोगों के लिए, देशवासियों के लिए गर्व का विषय है, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल जी ने किया और छत्तीसगढ़ की जनता युगों युगों तक अटल जी के इस निर्माण से कृतज्ञ रहेगी। अटल जी का भारत रत्न मिलना एक सम्मान है उस व्यक्ति के प्रति जिन्होंने जीवन देश के लिए दिया है, पल पल देश के लिए दिया है, न केवल एक कवि के रूप में, कुशल प्रशासक और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। कोई ऐसा नेता जो 40 साल तक लगातार लोकप्रियता की ग्राफ को आगे बढ़ाते चले, विपक्ष की राजनीति में, संघर्ष की राजनीति में, और उसके बाद प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने देश का न केवल गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, पोखरण विस्फोट करके उन्होंने दिखा दिया हिंदुस्तान की शक्ति क्या होती है। हिंदुस्तान को एक नई चेतना, एक नई जागृति दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देश की जनता को जानती है और काम के लिए अनाज और ऐसी योजनाएं ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने के लिए आज लाखों गांव यदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े हैं। ये अटल जी की देन है। अटल जी ने जो काम इस देश के लिए किया और मुझे लगता है कि वो भारत रत्न मिलना, और मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दिया और भारत रत्न मिलना हम सबके लिए गौरव का विषय है और न केवल हम सबके लिए पूरे देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। ये अटल जी उस भारत रत्न मिलना हम सबको लगता है कि हम सब रमन सिंह जी, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आपको लगता है कि क्या अटल जी को भारत रत्न देने में देर हुई है? मुझे लगता है ये बहुत पहले ये भारत रत्न का सम्मान अटल जी को मिल जाना चाहिए, क्योंकि देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा राजनेता बिरले पैदा होते हैं, युगों में एक पैदा होते हैं और उनमें एक अटल जी है जिन्होंने समाज के सभी वर्गों को जोड़ा। देश के नेता के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में अटल जी की जो छवि रही है वो निश्चित के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में अटल जी की जो छवि रही है वो निश्चित रूप से बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, विलंब से सही, मगर आज 25 दिसंबर कल है, जन्म दिवस के अवसर पे यदि उन्हें भारत रत्न मिला है तो निश्चित रूप से हम सबको और पूरे देशवासियों के लिए आज ये गौरव का दिन है। सक्रिय राजनीति में अब नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गए हैं और जिस तरीके से डेकोरम, जिस तरीके से का सिविलिटी वो पेश करते थे, वो आज के जमाने में कम देखने को मिलता है। राजनेता के रूप में जो ऊंचाई उन्होंने तय की है, जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, पक्ष विपक्ष की राजनीति से हटके, समाज और जात की राजनीति से हटके, उनका व्यक्तित्व एक कमल की तरह पूरे देश में खिला रहा और उस व्यक्तित्व की तुलना आज मुझे लगता नहीं कि कोई उनके सामने है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो राजनीति में बिरला हो, जो कवि हृदय हो, एक सामंजस्य की राजनीति करने वाले, देश के लिए, देश के गौरव बढ़ाने वाले और हिंदुस्तान के सम्मान को उन्होंने बढ़ाया। जब हिंदी में अपनी बात संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा तो पहली बार देशवासियों को लगा कि हमारी जबान, हमारी भाषा कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो अटल जी ने हर क्षण, हर पल एक राजनेता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में एक अद्भुत छवि छोड़ी है। डॉक्टर रमन सिंह जी, आकाश बोल रहा हूं पायल के साथ यहां स्टूडियो से। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार एक ऐतिहासिक गलती को ठीक करने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये बहुत बड़ा निर्णय है और जो वर्षों पहले हो जाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, कि आज यदि भारत रत्न उनसे नवाजा जा रहा है तो निश्चित रूप से एक गलती थी, इस गलती को सुधारने का काम भी हुआ है और देश की जनता को भी संतुष्टि होगी कि वो सम्मान जो अटल जी को बहुत पहले मिल जाना चाहिए अभी दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह, कांग्रेस के कुछ नेताओं से जब इस तरह के सवाल भी किए गए थे कि क्या वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे तो बहुत सारे और लोग हैं जिन नाम पर भी विचार होना चाहिए, जैसे भगत सिंह जी का नाम आता है, जैसे एनी बेसेंट का नाम आता है और कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम का नाम आता है। देखिए, भारत रत्न के लिए, इस देश के लिए किए गए काम न केवल एक नेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक कवि के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक सभी में सर्वमान्य नेता के रूप में, उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि हम बाकी नेताओं से तुलना नहीं कर सकते। अपने अपने काल में, अपने अपने खंड में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आज़ादी के लिए बहुत शहादत दी। तो ये, इनसे मैं तुलना नहीं करूंगा कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, और एक व्यक्तित्व जो अटल जी का एक राजनेता के रूप में रहा है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी सब ने देश के लिए सर्वोच्च काम किया है, उनको कोई कम ज़्यादा आका जाना उचित नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी, ये बताइए कि कई युवा ऐसे होंगे जिनकी उम्र 15 साल 20 साल के आसपास है, जिन्होंने खुद वाजपेयी जी को उस रूप में नहीं देखा है जैसे कि हम सब ने देखा है।
थोड़ा सा उनके लिए बताएं कि आज पूरा देश विकास की बात कर रहा है, आज पूरा देश चाहता है राष्ट्र का विकास, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, पर देश के एजेंडे पर जिस तरह से विकास को खुद वाजपेयी जी लाए, उसमें उनका योगदान किस तरह का था? खास तौर पे आपने उनको अपने राजनीतिक करियर से शुरू से जो देखा है, आपने क्या देखा? उनकी एक सोच, एक विजन, और वो विजन आने वाले 50 साल के लिए था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो एक बड़ी सोच लेकर, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार एक बड़ी कार्य योजना बनी सड़कों के निर्माण के लिए। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर का, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, फूड फॉर वर्क जैसी योजना का, जिसमें हर आदमी को इसका लाभ मिला। तो उनकी सोच और उनका विजन समय से पहले और आने वाले 50 साल की कार्य योजना बना के और एक हिम्मत के साथ काम करने की उनकी रणनीति रही। पोखरण का विस्फोट इस बात को दिखाता है कि उन्होंने दुनिया के सामने, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। देश के स्वाभिमान, देश के गौरव के लिए हमेशा लड़ते रहे। तो अटल जी का व्यक्तित्व दोनों तरफ से, एक निर्णय लेने की क्षमता और दूसरा उनकी सहृदय और लोगों को लेकर चलना, सभी समाज को साथ में लेकर, सभी राजनीतिक दल को साथ में लेकर चलने की जो अद्भुत शक्ति थी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। डॉक्टर रमन सिंह, क्या आपको ऐसा लगता है कि अटल जी ने कई ऐसे सपने देखे थे जिसके रास्ते पर भारत ने चलना शुरू कर दिया, मगर अभी उस पर बहुत सारा रास्ता तय करना बाकी है? चाहे जैसा कि आपने कहा सड़कों की बात हो, राजमार्गों की बात हो, चाहे वो देश की नदियों को जोड़ने की बात हो। ये उनकी कल्पना और ये सपना, उन्होंने इस बड़ी योजना को न केवल कल्पना के रूप में उतारने का प्रयास किया, नदियों को जोड़ना, देश को जोड़ना, सड़कों से देश को जोड़ना, ये उनकी बड़ी कल्पना थी। और मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उस दिशा में आगे बढ़कर उन कदम उठाएंगे, और नदियों को जोड़ना की जो बड़ी योजना है वो इस सरकार में निश्चित रूप से मूर्त रूप लेगी। अच्छा, अटल जी का जो वो रूप है जो आपने देखा है, जो हमने देखा है, थोड़ा सा मुझे याद आता है कि एक बार मैं मुश्किल से शायद 10-12 साल का रहा हूंगा, अटल जी एक कार्यक्रम में आए, आंख बंद करके 1.5 घंटे बैठे रहे। मुझे लगा, छोटा बच्चा था मैं, कि वो सो गए। लेकिन जब वो उठे और उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनसे पहले जितने लोगों ने उनका विरोध किया था, एक एक का जवाब दिया बिना पॉइंट्स बनाए। और बाद में मुझे लगा मानो वो ध्यान मग्न थे, वो सो नहीं रहे थे, वो एक एक बात सुन रहे थे और हर एक का दिमाग में उनके जवाब तैयार था। ऐसी कुछ बातें उनके बारे में बताइए जो आपको विशेष लगती हो। न केवल कुशल वक्ता थे, एक विशाल हृदय था कवि के नाते भी, और वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे आम सभाओं में, मैंने इस देश में उनसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने वाला वक्ता नहीं देखा। मंत्रमुग्ध होके 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के लोग घंटों सुनते थे, और वो जीवन का अनुभव होता है अटल जी को सुनना। और अटल जी की सभा ऐसी होती थी कि राजनीतिक, जब भी इनकी सभा हुई है, राजनीतिक दल की सीमाओं को तोड़कर सभी दल के लोग अटल जी को सुनना पसंद करते थे, उनकी सभाओं में आते थे। मुझे मालूम है कवर्धा, जिस क्षेत्र से मैं विधायक था, एक बार उनकी यात्रा थी, सुबह निकल रहे थे, रात में आए। मैंने कहा कि सुबह जाने के पहले 8 बजे सुबह उनकी सभा कराना है। आरिफ बेग थे, अटल जी थे। आप आश्चर्य करेंगे, 8 बजे जब हमने अनाउंस किया कवर्धा के चौक में, और पूरा का पूरा वो मैदान भर गया था। अटल जी ने कहा यदि लोग रहेंगे तो मैं भाषण दूंगा, मगर खचाखच 8:30 बजे पूरा मैदान भरा था। और वहां जाने के बाद अटल जी 35 मिनट उस कवर्धा जैसे छोटे शहर में, हम लोग के आगरा में 35 मिनट अपनी बात की कवर्धा का। मेरे जीवन का वो भाषण, वो उनका कार्यकर्ताओं का सम्मान रखने की भावना मुझे हमेशा याद रहेगा। और वो क्षण जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था, मेरे जीवन का एक हमेशा याद रहने वाला क्षण होगा कि कैसे अटल जी ने हमारी बात मानी और कैसे लोग सुबह 8 बजे पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ था। तो ये उनके सहृदय थे, विशाल हृदय के हैं वो। क्या आप ये भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखी है, जैसे कि आज वो बात करते हैं सबको साथ लेने की, सबका साथ सबका विकास। मुझे याद आता है एक बार एक उनका भाषण सुनने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर पहले, जिससे उनकी शैली थी बोलने की,
कान्यकुब्ज जो ब्राह्मणों की तरफ से एक इनविटेशन आया कि मैं उनका कार्यक्रम सुनने जाऊं, तो मैंने कहा माफ कीजिए, मैं सबका हूं, मैं सबके बीच में जाऊंगा, सबके साथ जाऊंगा। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण। तो ये ऐसी आपने कई चीजें देखी होंगी, क्योंकि आप तो राजनीतिक करियर में बिल्कुल आपने उनको करीब से देखा है। उनका जो विजन है थोड़ा वो हमें बताएं, जिस तरह से वो देश के बारे में सोचते हैं। नहीं, अटल जी का देश के बारे में प्रधानमंत्री की हैसियत से मुझे उनके मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है। 4.5 साल मैं उनके मंत्रिमंडल में काम किया। उनकी कार्यशैली को नज़दीक से देखने का अवसर मिला और सबकी बात सुनने की उनकी क्षमता, और वो हाउस के अंदर लोकसभा और विधानसभा के लोकसभा में जिस प्रकार लोगों को जवाब देते थे, जिस प्रकार अपनी बात लोगों के सामने सबको सुनने के बाद प्रस्तुत करते थे, वो शैली, वो उनका शार्पनेस, एक हमेशा सबको प्रभावित करने की क्षमता उनके अंदर रही है। तो अटल जी की क्षमता को मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक दौर में उनकी कोई कल्पना, उनके मुकाबले कोई खड़ा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते पे चल रहे हैं जो अटल जी ने तय किया, उसी भाव को लेकर देश में आगे बढ़ने का काम, क्योंकि अटल जी से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत उनसे सीखा है, बहुत नज़दीक रहे हैं। तो मुझे लगता है जो आज देश में कार्य योजना बन रही है, जो काम हो रहा है, वो निश्चित रूप से वो अटल सरकार की, अटल जी की सोच है, जिसको क्रियान्वयन करने में हम सब लगे हैं और प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है। थैंक यू सर। डॉक्टर रमन जी, एक छोटी सी बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि जहां तक पंडित मदन मोहन मालवीय का सवाल है, तो उनके निधन के 68 साल बाद उनको ये भारत रत्न दिया जा रहा है। और यहां पर ये भी बताऊं कि हमारे साथ यहां पर आ गए हैं राजीव मालवीय जी, जो कि पड़पोते हैं मदन मोहन मालवीय जी के। आई एम हेड ऑफ द फैमिली ऑफ महामना मालवीय। जी जी जी, मैं उस परिवार का करता हूँ जी। आपसे थोड़ा ये समझना चाहूंगा कि उनकी जिंदगी के बारे में जब लोग बात करते हैं, आपके सामने आकर कहते हैं, तो उनकी कौन सी बातें हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा याद है और उत्साहित करती हैं, इंस्पायर करती हैं? महामना कहा करते थे कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और जनहित के तो कारणे मोह न लागत लाज। वो जो उनका थॉट्स था, जो उनका सोचना था, देश के लिए यदि कुछ करना है तो आपको सब कुछ भुलाना पड़ेगा, अपने को भुलाना पड़ेगा और देश के लिए सोचना होगा। क्योंकि अगर आप अपने में ही लगे रहेंगे तो देश की सेवा क्या करेंगे। जब उन्होंने कहा कि मैं किसी से, और अगर देश के लिए एक भिखारी से भी मांगना होगा तो भी उन्होंने भिखारी से भी पैसा लिया, और यहाँ तक कि निज़ाम हैदराबाद से भी उसी तरह पैसा लिया। ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि उन्होंने हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किया, मगर मुझे ये नहीं मालूम है कि उसमें कितना फैक्ट है, कितनी सच्चाई और कितनी नहीं है। ये कहानी आप ही बताएं, आज के युवाओं के लिए मेरे ख्याल से बहुत प्रेरणादायक रहेगी। असल में हुआ ये कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम आया तो चूंकि उसके अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल था, इसलिए उनको ये लगा कि हम एक हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसा क्यों दें। जब महामना उनसे मांगने गए तो उन्होंने अपनी एक जूती उतार करके उनको दे दी। तो महामना हैदराबाद के निजाम ने अपनी जूती उतारी के और उनको दे दिया। तो महामना ने उस जूती को बड़े श्रद्धा पूर्वक ले लिया और प्रणाम करके कहा कि आपका कुछ भी मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और उसके बाद महामना वहाँ से चले आए और आकर के उन्होंने अपने बाजार में वहीं पर कहा कि हम निजाम की जूती को नीलाम करना चाहते हैं। कौन मतलब वो हैदराबाद के चौराहे पे खड़े हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, निजाम का जूता हाथ में है और उसको नीलाम कर रहे हैं। इस बात पर जो है जब निजाम को खबर लगी कि वो तो आपका जूती नीलाम कर रहे हैं और लोगों से पैसा मांग रहे हैं कि इसका क्या कि वही कीमत देगा, तो बहुत शर्मिंदा हुए। और उसके बाद निजाम ने उनको बुलवाया और माफ़ी मांग कर कहा कि नहीं, हम मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जूती बस कम से कम मुझे वापस कर दीजिए। ठीक है, राजीव जी हमारे साथ ही रहिए। लालजी टंडन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लालजी, इस वक्त राजीव हमारे साथ हैं जो कि पड़पोते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के, और बता रहे हैं कि निजाम से कैसे वो बाकायदा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक कंट्रीब्यूशन लेकर आए। शायद
यही कहानी बताती है कि क्यों उन्हें महामना भी कहा जाता है और साथ ही उनका मनभेद किसी से कभी नहीं था। भारत रत्न के लिए उनसे बेहतर नाम बहुत समय पहले शायद ना मिलता, लेकिन एक लंबे समय बाद आखिरकार ये फैसला हो सका है। मतलब देर आए दुरुस्त आए, ऐसे लोगों का सम्मान करके ये सम्मान खुद में अपने को सम्मानित करता है। मालवीय जी का देश के लिए कोई मामूली योगदान नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखें, जो उनका योगदान है वो कभी भुलाया जा सकता है। जो दो चार लोग सारी दुनिया में जाने जाते हैं उनमें से मालवीय जी भी हैं, उनको बहुत पहले से मिल जाना चाहिए था। और दूसरा, आज जो ये भारत रत्न देने का फैसला अटल जी को हुआ है, वो सारे देश में आज उसकी दोनों के लिए जो खुशी और आत्मीयता उभर रही है वो देखने के लायक है। और लालजी टंडन, आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। एक समय वो भी रहा है जब आप बिल्कुल छाया की तरह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में। कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें उनके बारे में बताइए, क्योंकि आज के युवा ये समझना चाहेंगे कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हैं क्या, वो शख्सियत। अच्छा, दो बातें मैं, देखिए ये मेरा इतना लंबा साथ रहा है कि इतने संस्मरण है कि वो क्या मैं सुनाऊं। बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में सारा देश सब जानता है, लेकिन छोटी छोटी बातें से जो उनका व्यक्तित्व जितना बड़ा था वो मैंने जो नजदीक से देखा है उसे बताने में समय लगेगा। ये उस समय नहीं है कि मैं तुम्हें खुशी से ये गदगद हूं कि आज जो जिनको सबसे ज्यादा मेरे जीवन में जिनका प्रभाव पड़ा और सबसे ज्यादा जीवन में जिनका साथ रहा, आज देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला है। मैं बहुत भावुक हूँ। और ये भावना आपकी आवाज में भी यहाँ पर हमें बाकायदा सुनाई पड़ रही है। लालजी टंडन जी हमारे साथ ही रहे। कैलाश सारंग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आप भोपाल में हैं इस वक्त, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मैं भोपाल में हूँ जी भाई साहब। जी जी, आपको मेरा प्रणाम। आकाश बोल रहा हूँ स्टूडियो से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, और आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न और साथ ही साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी। देखिए, दोनों को जो भारत रत्न दिया है बहुत विलंब से दिया गया। निसंदेह यदि मैं ये कहूं तो मदन मोहन मालवीय एक इतिहास पुरुष थे और निसंदेह उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में जो काम किया है वह हिंदुस्तान के इतिहास में सदैव स्वर्ण इतिहास के रूप में लिखा जाएगा। उन्हें बहुत देर के बाद दिया गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनसे मेरा संपर्क या जिन्हें मैं जानता हूं सन 62 से, वो एक मेरे नेता थे। मैं एक कार्यकर्ता के रूप से सन 62 से मैं उनको पहचानता हूं, जानता हूं। बहुत निकट से मैं वर्षों उनके साथ रहा हूं। तो उनको भी जो दिया गया है वो बहुत विलंब से दिया गया। राजनीति कम से कम भारत रत्न के मामले में नहीं होना चाहिए। जैसे लोगों ने तो उनको तब देखा जब वो बहुत बड़े नेता बन चुके थे, लेकिन आपने उनको सफर के दौरान भी देखा। मैंने भी उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखा हूं, एक पक्कड़ नेता के रूप में, एक करुणामयी नेता के रूप में, एक ऐसा नेता जो सामान्य जन के रूप में काम करने वाला नेता था। मैं आपको कहूं 62 से लेकर और जब तक उनको होशो हवास रहा है तब तक मेरा उनसे निरंतर संपर्क रहा है। मैं बहुत से कुछ संस्मरण उनके मेरे साथ ऐसे हैं, वो इतने फक्कड़ थे, इतने साधारण थे कि हम इंदौर में राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हो रही थी जी, मैं भी राष्ट्रीय कार्य समिति में था। मान्यवर
अटल जी ने शाम को रात को 9 बजे कहा, अरे कैलाश जी चलो यार सिनेमा चलते हैं अपन यार। मैं चौंक गया कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने उरूज पर थे और उस समय मुझसे कह रहे हैं मैं, अटल जी और अडवाणी जी तीन और एक और कोई नेता हमारे साथ था, हम इंदौर के किस सिनेमा में गए, उस सिनेमा का नाम तो मुझे याद नहीं रहा। 2.5-3 घंटे तक सिनेमा में रहे। मैं वहाँ का सेंट्रल का ऑफिस का उस समय का काम कर रहा था। मेरी धूल आई पड़ी, लोगों ने बताया कि अटल जी के साथ सिनेमा देखने गए। लेकिन ऐसा है कि सिनेमा देखने के बहुत शौकीन, ऐसा मेरे को उस दिन की बात से लगा। कैलाश जी फिल्म कौन सी थी, पिक्चर कौन सी थी, याद है आपको? अरे भैया पिक्चर तो याद नहीं रही, लेकिन बहुत उत्तम पिक्चर थी। अब मैं कह सकता हूँ शायद ऐसी पिक्चर थी, अब मैं क्या बताऊं, मैं गलत बोल दूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी वो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बहुत उत्तम पिक्चर थी वो। पिक्चर समझ लीजिए आप देशदास जैसी पिक्चर थी। जी जी, वो बहुत ही आनंद आया। फिर वहाँ उनने चने भी खाए, मूंगफली भी खाई। मुझसे कहते यार ज़्यादा मूंगफली अच्छी लेके आओ यार। सारंगी क्या करते हो भाई, है बहुत हो गया दिन भर पूरी साग खाते खाते। कैलाश जी एक छोटी सी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप उनको बहुत करीब से जानते हैं। जाल सभागृह इंदौर का आप अच्छे से जानते हैं, आप भोपाल में हैं, पूरे मध्य प्रदेश को जानते हैं, इंदौर को समझते हैं। वहां पर जब वो आए, जितनी आत्मीयता से, कई लोगों से वो 10-10 साल बाद मिले, जितनी आत्मीयता से मिले, और कुछ के उनको नाम भी इस तरह से याद थे, लोगों की आंखों में वहां आंसू आ गए कि अटल जी को पूरा याद है अभी तक। ये जो आत्मीयता है, ये मेरे ख्याल से मालवा की मिट्टी में भी है, ग्वालियर के इलाके में है, और वो ही अटल जी में नजर आती है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से वो बहुत सरल हृदय से छोटे कार्यकर्ता से मिलते थे। मैं एक बार मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ जी, कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में 89 के चुनाव होने वाले थे। मध्य प्रदेश में हम 84 में बुरी तरह से हार गए थे। 2 सीटें आई थी। पैसे की हमारे पास बहुत अभाव था। उसी समय संभवतः अटल जी 61 साल के हो रहे थे या उससे थोड़े बहुत आगे होंगे। मैंने और पटवारी ने तय किया कि यार अगर अपनी ये गरीबी मिटाना है तो अटल जी के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाए। कार्य समिति की, हमारे संगठन मंत्री और कार्य समिति की बैठक हुई। पटवारी ने कहा कि 2 करोड़ रुपए अगर हम लोग इकट्ठा कर लेंगे जिले जिले में तो हमको चुनाव लड़ने में बड़ी आसानी होगी। तो वहां जो उपस्थित लोग थे वो हंस पड़े। अरे भैया कहीं 2 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में इकट्ठा हो सकता है? बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग हिम्मत करके बैठे थे दोनों जने। हम दोनों निकले, अटल जी के पास गए, अटल जी से कहा कि मध्य प्रदेश में हम जीत सकते हैं, मध्य प्रदेश में हमारी जीत की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे पास धनाभाव है। जो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करेंगे, मैन टू मैन, हाउस टू हाउस और विलेज टू विलेज जो जाएंगे, उन्हें पहले रसीद बुक लेकर पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको हम थैली भेंट करना चाहते हैं और वो थैली भी हम जिले जिले में भेंट करना चाहते हैं। उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था। हम निकले, अटल जी तैयार हुए, 2 महीने तक हम घूमते रहे और उस समय मैंने उनकी, अटल जी की बोलने की शक्ति, वक्तव्य शक्ति जिसको कहते हैं, कमाल, ऑरेटरी, वो देखी। ऐसा लगता था कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी 86 की बातें हैं, 86, 87, अटल बिहारी वाजपेयी जब 5-5, 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार की सभा में बोलते थे, पहले ढक जाते थे। एक दिन में हम 3-3 सभाएं करते थे।